क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि द स्विच इन फिगर हैज बीन इन पोजीशन ए फॉर ए लॉन्ग टाइम। चेक कर लेते हैं, जब पोजीशन ए में होगा तो ये कैपेसिटर जो है 5 वोल्ट्स पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट गोइंग टू, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 9 के काफ़ी ज़्यादा 9 नहीं 8 के काफ़ी ज़्यादा करीब करीब है, तो मैं इसको जस्ट रेफर करूँगा। इसमें ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा, कहाँ तक चार्ज होगा, दिस विल चार्ज अप टू 5 वोल्ट। तो वी सी 0 विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट्स। ये कैसे, जब स्विच पोजीशन ए में है तो यहाँ इस 10 किलो ओम से ये रेजिस्टेंस जो है ये लगी हुई है इस कैपेसिटर के रास्ते में, मगर ये कैपेसिटर आहिस्ता 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 चार्ज होगा, ठीक है, और काफी लॉन्ग टाइम से ये कनेक्टेड है। तो एविडेंटली स्टेडी स्टेट में आपने छठे चैप्टर के आखिर में पढ़ा था कि कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, तो उसमें करंट जीरो हो जाएगा। करंट जीरो होने की वजह से इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होगा और 5 वोल्ट तक ये पूरा चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर विल चार्ज अप टू 5 वोल्ट्स, क्योंकि जब इस रेजिस्टेंस का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो इसका मतलब है कि जो प्रीवियस वोल्टेज है वही कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटर इनिशियल कंडीशंस आर 5 वोल्ट्स। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये कैपेसिटर इज द स्विच इज कनेक्टेड विद पोजीशन बी आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो उस सिचुएशन में सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर होगा, एक रेजिस्टर होगा, 50 ओम का रेजिस्टर और 0.05 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। ये तो बहुत इजी है। द सर्किट विल बी एक कैपेसिटर and just one resistor. This resistance is 50k. This capacitor is 0.05 microfarad. तो ये अब आप कर लेंगे, दिस इज वेरी इजी, ठीक है। इसमें जो असल बात थी वो यही थी कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा स्टेडी स्टेट में और 5 वोल्ट इसकी इनिशियल कंडीशंस होंगी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी 11। अच्छा 11 जो है ना, ये इसमें भी देखें स्विच लगा हुआ है। वो कहता है द स्विच इज ओपन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड क्लोज्ड एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पहले देखना है कि ये स्विच नहीं लगा हुआ, ठीक है। व्हेन दिस इज नॉट कनेक्टेड, दिस फुल ब्रांच इज नॉट कनेक्टेड, तो इसकी सर्किट जो बनाना है हमने उसकी स्टेडी स्टेट कंडीशन फाइंड करनी है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में इंडक्टर जो है इट बिहेव्स एज ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो यहां से करंट आ रहा है, दो रास्ते हैं, एक 15 ओम का और एक 47 ओम का। हमें 47 ओम वाली ब्रांच में से करंट चाहिए क्योंकि वही इंडक्टर का करंट है। तो हम इस पे करंट डिवाइडर अप्लाई करेंगे, ऑपोजिट ब्रांच ऊपर लिखेंगे। करंट डिवाइडर में ऑपोजिट ब्रांच ऊपर लिखी जाती है, तो वो है जी 15 ओवर 15 प्लस 47 इनटू टोटल करंट जो है वो 10 मिली एम्पेयर्स है। ये किसकी वैल्यू है, आई एल की, आई एल 0 की है ये, यानी इनिशियल कंडीशंस ऑफ आई एल 0 2.419 या 2.42 मिली एम्पेयर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ आई एल 0, राइट। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो फिर क्या सर्किट बनेगा। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, तो ये जो स्विच है ये इस पॉइंट से पीछे वाले सर्किट को, ये जो लाइन ये लगाई हुई है, इस पॉइंट से पीछे वाले सर्किट को और आगे वाले सर्किट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। यहां से जो करंट आएगा वो सारा का सारा अब 15 में से भी नहीं गुजरेगा, वो इस शॉर्ट सर्किट में से गुजरेगा ऐसे और यहां से वापस चला जाएगा, इंडक्टर में नहीं जाएगा। तो इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो यहां से गुजरता हुआ इस पाथ में से और इस रेजिस्टेंस के थ्रू डी एनर्जाइज हो जाएगा ये इंडक्टर। और इसमें भी दो ही चीजें जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो है इंडक्टर करंट। तो हमने इंडक्टर करंट के लिए जो सर्किट बनाना है वो रेजिस्टर
47 ओहम का और एक इंडक्टर जो कि है 10 हेनरी का, मिली हेनरी का। तो अब ये दो कंपोनेंट्स हैं सिर्फ। नेचुरल रिस्पांस होगा, इसकी इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है आपने इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिस्पांस, क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं आ रही है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अब बेसिक क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए हैं, तो जो अगर कोई चेंज होगा तो उसको मैं सॉल्व करूंगा, अदरवाइज मैं सिर्फ रेफर कर दूंगा। द सर्किट इन फिगर इज इन जीरो स्टेट। पहली चीज तो उसने बता दिया कि कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है। फाइंड द वोल्टेज वी नॉट वोल्टेज इज एक्चुअली द कैपेसिटर वोल्टेज एंड द इनपुट इज आई एस इज इक्वल टू आई ए यू ऑफ टी। आई ए यू ऑफ टी जो है वो इसकी जगह पे है। ये बहुत आसान सर्किट है, सिर्फ फर्क इतना है कि उसने इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई हैं, तो जेनेरिक फार्मूलाज और वेरिएबल्स के जरिए इसको सॉल्व करना है। अगर इतने हिस्से को आप देखें, ये करंट सोर्स और एक रेजिस्टेंस, इसको कन्वर्ट कर लें, इसको कन्वर्ट कर लें एक वोल्टेज सोर्स में और सीरीज रेजिस्टेंस में। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर ली है, तो ये वही सर्किट हो जाएगा जो इससे पहले हम करते आए हैं कैपेसिटर्स के अंदर। कि जैसे हमने इस 9th में किया था, एंड पे हमने क्या किया था, एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। तो ये भी वही चीज बन जाएगी, एक कैपेसिटर, यहाँ पे एक रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स। उसको आप सॉल्व कर लें। ये वाला जेनेरिक क्वेश्चन है अगेन विदाउट द वैल्यूज। इसको यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू, हमने इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लगानी है। ठीक है, इंडक्टर का जो वोल्टेज है दैट इज एल डी आई एल ऑफ टी बाई डी टी, प्लस रेजिस्टर का वोल्टेज होगा आई एल ऑफ टी इंटू आर, और ये वाला जो है ना सोर्स, दिस हैज द वोल्टेज वी एस। अब यहाँ पर एक ही कंफ्यूजन होती है बच्चों को नॉर्मली, कि हमने ये वैल्यू पॉजिटिव में लिखनी है या माइनस में लिखनी है। वो माइनस में लिख देते हैं, जिसकी वजह से आंसर सारा गलत हो जाता है। अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ये देखें, यहाँ से आपने शुरू किया तो सबसे पहले ये माइनस आया, तो आपने यहाँ पे लिखना है माइनस वी एस ऑफ टी। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ गई इंडक्टर वोल्टेज, यहाँ पर प्लस है तो प्लस एल डी आई एल ऑफ टी बाई डी टी, और यहाँ से फिर इधर से करंट ऐसे गुजर रहा है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस वी आर, यानी आई एल ऑफ टी इंटू आर। ठीक हो गया। तो ये वोल्टेज दूसरी साइड पे ले जाएंगे हम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। फिर तो इक्वेशन की इस साइड पे इसने नेगेटिव रहना है। दिस विल बी इक्वल टू वी एस ऑफ टी। अब इसको हमने अपने तरीके से जब सॉल्व करना है, तो हमने ये कहा था कि इंडक्टर जो है ये इस इंडक्टर से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हमें डी बाई डी टी के साथ कोई और कांस्टेंट नहीं चाहिए। तो ये चीज आ जाएगा डी बाई डी टी आई एल ऑफ टी प्लस आर ओवर एल आई एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू वी एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय एल, यहाँ पे भी होएगा। अब ये चीज जो है ये कैपिटल ए है, ये वाली चीज स्मॉल ए है, और इसका जेनेरिक आंसर होगा, क्योंकि ये सारा ही जेनेरिक है, तो ये करंट की वैल्यू आई एल ऑफ टी विल बी इक्वल टू वी एस ऑफ टी, यहाँ जगह कम है बल्कि, आई एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू
Vs of t 1 minus e raised to the power minus r over l t, ठीक है। अब यहाँ Vs ऑफ t की जो वैल्यू है वो Va ऑफ t प्लेस करनी है आपने, वो यहाँ प्लेस कर देनी है। मगर यहाँ पे आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, उसकी वजह ये है कि उसने V0 की वैल्यू हमसे मांगी है, उसने I नहीं मांगा। अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया वो I है, हमने इसको R से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर द वैल्यू ऑफ V0 इज इक्वल्स टू दिस थिंग ओवर हियर, ये सारी वैल्यू है इनटू R, ये R, एंड दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ V0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें C यहाँ लगा दिया है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगेन आपने Vc ऑफ t एंड टू रेजिस्टेंसेस एंड अ सोर्स, ठीक है। इसकी जब आपने वोल्टेज फाइंड करनी है इन वोल्टेज डिफरेंस, तो ये उसी तरीके से फाइंड होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस की अगर सिचुएशन हम अपनी मर्जी से ऊपर नीचे चेंज कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको इसमें जस्ट समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये वोल्टेज सोर्स लगी हुई है एज सच ही, यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दी, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस, ये वाली R और R, दिस इज R, दिस इज R। उसके बाद कैपेसिटर को मैंने यहाँ कर दिया, ये मैंने कोई चीज चेंज नहीं की, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि ये कैपेसिटर आपने जस्ट रेजिस्ट ये वोल्टेज सोर्स के बाद लगा हुआ था, आपने इसे उठा के आगे ले गए हैं, इसके तो वोल्टेज ही कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। सीरीज में जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस इस सर्किट में है वही इसमें है, सिर्फ फर्क ये हो गया ड्राइंग बदल गई है। यहाँ पर इस सेकंड रेजिस्टेंस R के अक्रॉस वोल्टेज V0 आपने फाइंड करना है, अब वो ऐसे हो गया, बस ये V0 ऑफ t आपने फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको अब रिमूव कर दूं तो ये जो इतना सर्किट है, इसको अगर दो रेजिस्टेंसेस को आप मिला लें तो ये हो जाएगा 2R, और ये सारा अगर इस जगह पे आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, दिस इज IC ऑफ t एंड IR ऑफ t जो है वो सिर्फ होगा VC ऑफ t माइनस दिस वोल्टेज जो कि VS ऑफ t है डिवाइडेड बाय 2R। अच्छा, VS की वैल्यू बाय द वे दी हुई है 100 U ऑफ t, कैपेसिटर की वैल्यू भी दी हुई है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज भी दी हुई है, तो इसका आप एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। इस तरह के जेनेरिक क्वेश्चन जो है ना, दिस इज बाय द वे नॉन जेनेरिक, तो जेनेरिक क्वेश्चंस थोड़े थोड़े मुश्किल होते हैं, जब वैल्यूज दी हो तो वो आसान हो जाते हैं।